Okay, a very good evening to all of you again in the online classes. Today in part 2, Zoology Honors, there is a very important chapter that is Neoteny in Amphibia. You have to study the chordates in part 2, paper 3. And in Amphibia section, you have to study Neoteny, and there is a similar word that is pedogenesis in Amphibia. So let's see. So what is neoteny? So there are two words. अभी मैंने जैसा कहा कि एक दो वर्ड है वहां पे, एक है नियोटेनी और एक है पीडोजेनेसिस. तो हम लोग इसको ऐसा लगता है कि लगभग सेम है, बट देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू. पीडोजेनेसिस एक वर्ड है एंड दूसरा एक वर्ड है नियोटेनी, विच आर ऑफन यूज्ड एज ए सिनोनिम्स. ऐसा लगता है कि दोनों सेम चीज है, लेकिन ये दोनों में बहुत हल्का डिफरेंस है. ठीक है, बिकॉज बेसिकली द टू आर द डिफरेंट इन देयर इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. जब हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस में देखते हैं तो वी कैन सी कि ये दोनों टर्म कुछ अलग कहते हैं. ऐसा ऑन द फर्स्ट लिखने में लगता है या सुनने में लगता है कि एक ही जैसा है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस अगर हम लोग इसका इवोल्यूशनरी ट्रेस करेंगे तो. So what is neoteny? Mainly you have to study the neoteny. So what is neoteny? तो neoteny एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या होता है, इट्स रिफर्स टू द रिटेंशन ऑफ द लार्वल और एम्ब्रॉयनिक ट्रेट इन द एडल्ट बॉडी. वी नो कि लार्वा के बाद एडल्ट होता है, वी ऑल नो. और जितने भी लार्वा से जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है एडल्ट में, तो लार्वा का जो कैरेक्टर है वो आपको एडल्ट में नहीं मिलता. यू कैन सी जैसे टैडपोल होता है, टैडपोल एम्फीबिया का एकदम अलग स्ट्रक्चर है, पानी में रहता है, मछली के जैसा है, बट द फ्रॉग है जो उसका एडल्ट है वो डिफरेंट थिंग है. तो नियोटेनी में वो क्या होता है कि नियोटेनी जब अगर एडल्ट बॉडी में कुछ लार्वा का कैरेक्टर रह जाए, लार्वल कैरेक्टर एडल्ट बॉडी में शो करे, तब हम उसको नियोटेनी कहते हैं. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि इफ देयर इज अ रिटेंशन ऑफ लार्वल या इम्ब्रॉयनिक ट्रेट, जो इम्ब्रॉयनिक का जो कैरेक्टर है या लार्वल कैरेक्टर है, अगर वो एडल्ट बॉडी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि एडल्ट डिफरेंट होता है लार्वा से, जो लार्वा के कैरेक्टर होते हैं वो एडल्ट में नहीं मिलते. लेकिन अगर किसी वजह से अगर एडल्ट बॉडी में लार्वा का कैरेक्टर रह जाए, देन दिस वर्ड इज नियोटेनी. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि रिटेंशन ऑफ एम्ब्रॉयनिक कार्टिलेजस स्केलेटन ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस. कॉन्ड्रिक्थिस मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बनाया था. कॉन्ड्रिक्थिस मींस द कार्टिलेजिनस फिशेस. दो तरह के फिश होते हैं, एक कार्टिलेजिनस, एक बोनी. तो ये यहाँ पे एग्जांपल है, और दूसरा एंड द लार्वल गिल्स जो हम लोग देखेंगे. एक्सोलोटल का आपने नाम सुना होगा. उसमें लार्वल गिल्स मतलब लार्वा में क्या कैरेक्टर होता है, गिल्स का, जो कि एडल्ट में भी सैलमेंडर्स उसका एडल्ट है, वहां अगर वो रिटेंशन हो जाएगा लार्वल कैरेक्टर का, तो दिस इज नियोटेनी. अब नाउ वी विल सी कि व्हाट इज पीडोजेनेसिस, क्योंकि मैंने बोला कि सो इज पीडोजेनेसिस इज क्या होता है कि अब यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें पीडोजेनेसिस में कहते हैं कि वी नो कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो कि सेक्सुअली मैच्योर लार्वा नहीं होते, वो एडल्ट होते हैं. लार्वा सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते हैं, वो एडल्ट होते हैं. बस किसी कारण से अगर लार्वा में गोनाड्स डेवलप हो जाए, ठीक है, मतलब वो सेक्सुअली लार्वा अगर सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, then this word is known as pedogenesis.
तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। पीडोजेनेसिस में लार्वा में सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा और नियोटेनी में एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर रिटेन करेगा। ठीक है, तो जैसे वेयरएज नियोटेनी में क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ एम्ब्रॉयनिक और लार्वल फीचर इन द एडल्ट बॉडी, और पीडोजेनेसिस में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स इन लार्वल बॉडी। अगर लार्वा में सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर मतलब गोनाड्स आप देखोगे कि मेनली एडल्ट में डेवलप होता है, लार्वल कंडीशन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं उतना डेवलप होता है। तो ये बहुत ऐसे ऑन द लार्जर व्यू दोनों सेम लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, नियोटेनी में रिटेंशन ऑफ एम्ब्रॉयनिक या लार्वल कैरेक्टर, मतलब एडल्ट में लार्वा का कैरेक्टर रह गया, और पीडोजेनेसिस में क्या हुआ, लार्वा में गोनाड्स डेवलप हो गया। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और ये बहुत ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वहां पे ये सारी चीजें बहुत ये माइन्यूट डिफरेंस है, तो इसलिए इसको आपको समझना होगा। अभी एग्जांपल्स है कि किसमें किसमें ये मिलता है। एक्वेटिक यूरोडेल्स हैं, जिसमें कि एक्वेटिक लार्वा क्या होते हैं, फेल मेटामॉर्फोज नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मीट भी करते हैं और एग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताया मैंने कि बहुत एक मतलब ओवरलैपिंग डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत ब्लड है, ओवरलैप्ड है, जो कि एक जैसा लगता है। ठीक है, तो अपॉन, इसीलिए फिर से एक बार मैं रिपीट है कि एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स में लार्वल कैरेक्टर रह जाता है तो वो नियोटेनी है, और लार्वा में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाता है तो वो पीडोजेनेसिस है। क्लियर? अब एक्सोलोटल ये देखिए, दिस इज द एक्सोलोटल, बहुत नियोटेनी का सबसे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्लासिकल मोस्ट इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे देखिए ये लार्वल गिल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स नियोटेनी अमंग एम्फीबिया में ये ज्यादा देखा जाता है, बायोस्टोमा है, ये एक्सोलोटल मैक्सिकम है, मैक्सिकम में पाया जाता है, एक्सोलोटल टाइगरम है, ये इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये आप लोगों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक्सोलोटल लार्वा म्यूजियम स्पेसिमेन में दिखाया जाता है ड्यू टू दिस, ये इसलिए आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है बिकॉज इट शोज नियोटेनी, ये नियोटेनी शो करता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है इसमें कि लार्वा में गिल्स होते हैं, एक्वेटिक लार्वा स्टेज, बिकॉज ये पानी में होते हैं। उसके बाद जब ये मेटामॉर्फोस होते हैं, एडल्ट में होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट एयर लैंड फॉर्म्स में। एम्फीबियंस में ही होता है ना, एम्फीबियंस मतलब बोथ, दो जगह पानी में भी रहते हैं, और सेक्सुअली वो मतलब लार्वल स्टेज उनका पानी में होता है, वो ब्रीड पानी में करते हैं, और एडल्ट जो होते हैं वो लैंड फॉर्म में होते हैं। तो एक्वेटिक वो लार्वल स्टेज होता है, इसलिए वहां पे गिल्स आपको देखने पर मिलता है, बट जब वो लैंड में टेरिस्ट्रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वहां एयर ब्रीदिंग हो जाता है। तो क्या होता है कभी कभी, हाउएवर सर्टेन सब लार्वा डू नॉट मेटामॉर्फोज, ये किसी कारणवश मान लीजिए उनका कुछ फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला और वो मेटामॉर्फोज एडल्ट में नहीं चेंज हो जाते हैं, तो रिटेन देयर गिल्स, तो उनका जो एक्वेटिक हैबिटेट में ही रह रहे हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के लिए आपको गिल्स की बहुत जरूरत होगी, बट लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, जो कि अभी हमने पीडोजेनेसिस में बता था, और लेकिन तो वो सेक्सुअली मैच्योर है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली इमैच्योर है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब उनका जो स्टेज है वो लार्वली स्टेज है, क्योंकि एक्सटर्नल गिल्स जो अभी मैंने एक्सोलोटल में दिखाया था वो लार्वा का कैरेक्टर है, बिकॉज ये पानी में होते हैं तो गिल्स से रिस्पिरेशन होगा, तो इसीलिए वो वहाँ लार्वल कैरेक्टर रिटेन है, तो इसीलिए उस वहां पे एक्सोलोटल का ये इसका बहुत क्लियर एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एक्सोलोटल का मतलब भी होता है सर्वेंट ऑफ वाटर, और इसी वजह से जब एक्सोलोटल हम लोग देखते हैं तो ये बहुत टाइम तक
इसको एक्सोलोटल एक्चुअली ये लार्वा है सैलमंडर का, ठीक है। लेकिन ये इसको जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो लग रहा है कि एडल्ट है, इसलिए बहुत दिनों तक इसको सेपरेट जीनस के रूप में जाना जाता था। लोगों को नहीं पता था कि ये लार्वा है, बिकॉज ये सेक्सुअली मैच्योर हो जा रहे थे, तो इन्हें बहुत दिनों तक सेपरेट जीनस के बारे में जाना जाता था। तो एक्सोलोटल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद ये बहुत पहले फिर इसको लेबोरेटरी में सम एक्सोलोटल्स को लाया गया और उनका वहां पे देखा गया कि उनका अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उनका फिन्स और मेटामॉर्फोसिस में चेंज हो जाते हैं, एडल्ट टेरेस्ट्रियल सैलमंडर्स में वो चेंज हो जाते हैं। तब जाकर पता लगा कि नहीं, एक्सोलोटल लार्वा है। इसीलिए एक्सोलोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एनिमल्स। बहुत सालों से इनको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के रूप में यूज किया जा रहा है। यू कैन सी हियर, ये एक्सोलोटल का फिगर है। तो मेन जो है ये लार्वल देखे, 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, यही इसका पहचान है कि ये लार्वल कैरेक्टर है। ये ओरिजिनल फोटो है इसका। तो दिस इज अबाउट एक्सोलोटल। अब व्हाट इज द मतलब, ये क्यों होता है, ऐसा होता है हमने देख लिया, बट क्या होता है, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है? अभी भी इसमें बहुत अंडरस्टूड नहीं है, बट देयर आर no doubt there is an environmental factors which affect metamorphosis in many ways. जैसे abundance of food नहीं ज्यादा मिल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, या मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन आयोडीन की कमी हो गई, बिकॉज थायरोक्सिन जो हार्मोन है वे एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस करता है। और वी नो कि थायराइड हार्मोन में आयोडीन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट। तो अगर किसी वजह से आयोडीन की कमी हो गई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कोल्ड हो गया, फूड की कमी हो गई, तो मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन हो गए, तो ये फेलियर हो जाता है मेटामॉर्फोसिस में। और यही वजह है कि ये रिटेंशन ऑफ द लार्वल फीचर्स रह जाता है। या फिर मान लीजिए जहां पे है वहां जिसमें रह रहे हैं वो स्वैम्प सूख गया, लैक ऑफ फूड, राइज इन, अभी वही बात मैंने कहा, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, खाना कम हो गया, आयोडीन की कमी हो गई। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। अभी एक्सोलोटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैक्सिको में पाया जाता है। तो इसमें जब इसको भी बोला था कि ये लेबोरेटरी में बहुत यूज करते हैं, तो जब एक्सोलोटल को ट्रांसफर किया गया, एक्सपेरिमेंटली ट्रीटेड किया गया उसको थायरोक्सिन से, तो ये एक्सोलोटल क्या हुए, जब उनको थायरोक्सिन से ट्रीट किया गया, TSH और थायरोक्सिन मतलब थायराइड हार्मोन से, तो ये दीज एक्सोलोटल्स जो उसमें गिल्स था वो उसको लूज कर देते हैं और एज लंग्स बन जाता है, और एयर ब्रीदिंग सैलमंडर्स में, टाइगर सैलमंडर्स का लार्वा है एक्सोलोटल, ये चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी मैंने कहा था ये रिड्यूस करता है, टेम्परेचर ड्रॉप करता है अगर नीचे है। तो जेनेटिक बेसिस अगर हम लोग देखें, मेटामॉर्फोसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे, कोई एक फैक्टर से वो अफेक्टेड नहीं होता है, ये मल्टी फैक्टीरियल है। मतलब थायराइड हार्मोन भी चाहिए आपको, टेम्परेचर भी चाहिए, फूड भी चाहिए, सब है, ये सारे मिल के एक प्रेशर डालते हैं, तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है। क्योंकि जीन्स जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, वो सप्रेस्ड रहते हैं इन नियोटेनिक पॉपुलेशन में, ठीक है, वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, तो ये उसको उसके मेटामॉर्फोसिस को नहीं होने देता है। इसीलिए नियोटेनी इन एम्फीबियन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसमें बहुत सारे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, बाहरी और अंदरूनी, एक्सट्रिंसिक मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर, और उनके अंदर का बॉडी मेटाबॉलिज्म भी है, वो दोनों वो उसमें एक साथ इफेक्ट करता है। इसीलिए इसको हम लोग मल्टीफैक्टोरियल, नियोटेनी किसी एक चीज से इंड्यूस नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स। अब देखते हैं हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या क्या है, बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर है। फूड की बात मैंने पहले ही कही कि बहुत जरूरी है फूड का, और मान लीजिए बहुत डीप वाटर में, बहुत ठंड में है, तो वही थायरोक्सिन
की कमी हो जाएगी उनमें, या आयोडीन की कमी हो जाएगी, हो सकता है वो वाटर का सैलाइन नेचर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, लो टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। अभी सब कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारे उसमें है, जिसमें ये साइंटिस्ट कृष्णर हैं जो उनके ओपिनियन के अनुसार ये कि इंसुलिन हार्मोन है वो भी इनहिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस का। लेकिन फिर भी अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें बार बार ये आयोडीन की बात आ रही है या थायराइड हार्मोन की बात आ रही है, क्योंकि एम्फीबियन में थायराइड इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो वेरिंग थ्रेशोल्ड कि थायरोक्सिन का क्या थ्रेशोल्ड है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लेवल ऑफ थायरोक्सिन जो है वो इज केप्ट वेरी लो इन द बॉडी बाय द जेनेटिक प्री मेटामॉर्फोरिक मतलब मेटामॉर्फोसिस के स्टेज में, इसीलिए जब मतलब लार्वल स्टेज में जो थायरोक्सिन का लेवल कम रहता है जेनेटिकली, वो जब तक बढ़ेगा नहीं जब तक आपका ये फैक्टर्स नहीं होगा। तो बहुत सारे सब जो अपने अपने साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग व्यू दिए, जैसे अभी एक ने देखा इंसुलिन को भी दिया था, वैसे ही एटकिंस हैं जो साइंटिस्ट है उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि प्रोलैक्टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने ये सारे थ्योरीज जो है उनके एक्सपेरिमेंट्स पे आए हैं। उन्होंने क्या शो किया कि प्रोलैक्टिन जो है विच एक्ट एज एन इनहिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है, और उस समय ये नियोटेनी हम रेपिडोजेनेसिस शो होता है मेटामॉर्फोसिस, उस समय इनका लेवल जो है बहुत हाई होता है। और जेनेटिकली हम लोग सहेंगे तो फिर हम वही वर्ड में आ रहे हैं थायरोक्सिन, तो लेकिन हम लोग यहाँ जेनेटिक, यहाँ पे सिक्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जेनेटिक है। तो जीन्स गाइडिंग बाय द सिंथेसिस, जो इस थायरोक्सिन के सिंथेसिस को जो जीन गाइड करते हैं वो अगर स्विच्ड ऑफ है, मतलब बाय सम ऑपरेटर जीन्स, अगर दूसरे जीन्स वो जो उसके थायरोक्सिन के सिक्रीट करने वाले जीन्स स्विच ऑफ हैं, ठीक है, और प्रोलैक्टिन के जीन्स स्विच्ड ऑन है, मतलब प्रोलैक्टिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है और यहाँ पे हमने देखा कि प्रोलैक्टिन इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस है वो सेंसिटिव होता है टू अवेल लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, वो बिकॉज द हाइपोथैलेमस इज द मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो थायराइड हार्मोन को मेंटेन करने के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अभी हमने प्रोलैक्टिन की बात कही, स्विच्ड ऑफ एंड स्विच्ड ऑन की बात कही, वही सेम, सॉरी पेज रिपीट हो गया है। अब यूविनो एम्फीबिया में टैडपोल्स होते हैं, मैंने पहले ही एग्जाम दिया, और दे अंडरगो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेस मतलब आगे का, मतलब कहने एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी होता है, वो आप लोग को अलग से पढ़ना है। मतलब रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे की ओर जाना, प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर जाना, मतलब लार्वा में जो भी कंडीशंस हैं उससे प्रोग्रेस में एडल्ट होता है। वी ऑल नो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लार्वा से हायर लेवल का होता है, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी मिलता है कि लार्वा ज्यादा एडवांस होते हैं और एडल्ट कम एडवांस होते हैं, इसको हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इट इज अ डिफरेंट चैप्टर, वी विल डील समडे। तो इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोग्रेसिव है और ये नॉर्मल है, लार्वा से एडल्ट होना तो नॉर्मल अकरेंस है एम्फीबियंस में। लेकिन इससे जो डेविएट हो जाते हैं बहुत सारे यूरोडेल्स में, ये एक्सोलोटल का जैसे है, क्योंकि और अभी हमने फैक्टर्स की बात कही जिसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर काम करते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बफरिंग अगेंस्ट एनवायरमेंट, और बॉडी क्या करता है वो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके व्हाट इज नियोटेनी, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ नियोटेनी। नाउ वी विल कम टू द type of neoteny. So there are 3 types: obligate, inducible and facultative neoteny. We will deal one by one. What are the obligate neoteny?
ठीक है। और जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं फैमिलीज के, मेनली हम लोग इसको एम्फीबिया में देख रहे हैं इसीलिए एम्फीबियन एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेट नियोटिन्स मतलब क्या होता है, दे नेवर फुल्ली मेटामॉर्फोज, वो कभी भी एडल्ट में पूरी तरह से नहीं चेंज होते। ये नियोटेनी में हमें पता है कि रुक गया किसी वजह से, लेकिन मान लीजिए उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो फिर एडल्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्लिगेट में क्या होता है कि वो कभी नहीं, वो उसी की तरह पूरी देर में रहेंगे कि दे विल नेवर फुल्ली मेटामॉर्फोज एंड रिटेन लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिंग डिग्री ऑफ एडल्टहुड। मोस्टली वो एडल्टहुड में भी लार्वल डिग्री को, लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनसेंसिटिव होते हैं थायराइड हार्मोन डोजेस का। मतलब ऑब्लिगेट का मतलब कि कभी वो फुल्ली पूरी तरह से एडल्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, एडल्ट के बहुत स्टेजेस में उसके लार्वल कैरेक्टर्स मिलेंगे। इंड्यूसेबल ऑब्लिगेट, इंड्यूसेबल मतलब जब हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं। ये ऑब्लिगेट कहाँ पे, ये फैमिली इसमें आपको एम्बायोस्टोमा में और है, ये यहाँ पे देखा जाता है, जिसमें हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं थायराइड, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग अगर उसमें पता है कि मे बी थायरोक्सिन की कमी से हो रही है, तो अगर हम लोग थायराइड फंक्शन को लेबोरेटरी में मेंटेन करते हैं तो ये इंड्यूस हो जाते हैं। तो इसको माने इंड्यूसेबल, मतलब अब अभी एक था कि कभी नहीं चेंज हो सकते, एक अगर हम लोग उसको लेबोरेटरी में उसको इंड्यूस करेंगे तो वो चेंज हो जाते हैं, तो ये इंड्यूसेबल हो गया। और फैकल्टेटिव नियोटेनी, फैकल्टेटिव नियोटेनी, these are the examples, families के सैलमेंडरी ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज दिस, ये फैकल्टेटिव नियोटेनी अकर्स जो कि है इंडिविजुअल और एंटायर एज एन रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जैसे कोई अभी हमने बताया था एग्जांपल, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है या बहुत है पॉपुलेशन एंड जो भी एक्सट्रिंसिक जो भी कैरेक्टर्स हैं उसकी वजह से वो एक्वेटिक रह जाएंगे या लार्वल स्टेज रह जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा एडल्टहुड तक। तो ये 3 तरह के हैं आपके टाइप्स ऑफ है। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जो है इसमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं स्टार्टिंग में ही कहा कि नियोटेनी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये एम्ब्रोलॉजिकली भी इवोल्यूशनरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनेशन में भी इट इज एन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, मे बी इधर इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इट विल बी देयर। तो ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको आप लोग इस हिसाब से तैयार करना है कि शॉर्ट नोट्स हो या है, ये आना ही है, ठीक है। इट इज एन सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रिटार्डेड एवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड को शो करता है, क्योंकि बीच में रुक गया, कुछ समय तक पॉज लग गया ना उनकी लाइफ साइकिल में, वो लार्वल कैरेक्टर में रुक गए। तो ये एक रिटार्डेड इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसको एटोविज्म में हम लोग कहते हैं। और ये रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कंडीशन, जो ये रिवर्स पीछे की तरफ दिखाता है कि, तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट significance है। Thank you. This is about neoteny. I think you got it.